First of all, thank you to the director, sir, Vivechna Judiciary and IAS Academy for this thought कि इस विषय पर एक लेक्चर होना चाहिए. इस तरह की सेंसिटिव प्रोबिंग ज़रूरी है फॉर यंग माइंड्स टू डेवलप सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट क्रूशियल इश्यूज एंड ऑल्सो लर्न क्रिटिकल एनालिसिस. तो आप जब करेंगे, सुनेंगे, तभी अपना एक विचार बना पाएंगे उसके बारे में. तो ये एक अच्छा स्टेप सर ने लिया है इस दिशा में. ये जो टॉपिक है हमारा, मैंने इसका नाम दिया है अनवेलिंग द टेपेस्ट्री ट्रेसिंग द इवोल्यूशन ऑफ फेमिनिज्म. आप इसको विमेन एम्पावरमेंट थ्रू द स्टेजेस ऑफ फेमिनिज्म भी कह सकते हैं. सो बेसिकली क्योंकि ये आपके लिए पहला लेक्चर है तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टेक्निकल कुछ नहीं लिखा है. दिस इज़ अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आप उसको फिर हम सब्सटैंशिएट कर सकते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग विमेन एम्पावरमेंट थ्रू द स्टेजेस ऑफ फेमिनिज्म, ये भी आप कह सकते हैं. और अनवेलिंग द टेपेस्ट्री का मतलब भी वही है कि हम एक ट्रेस करेंगे फेमिनिज्म की जर्नी. तो फेमिनिज्म कहाँ से शुरू हुआ, उसकी रूट्स क्या थी, और बेसिकली जेंडर इक्वालिटी की तरफ जो है एडवोकेसी की तरफ ध्यान कैसे गया, हिस्ट्री में ये कहाँ से शुरू हुआ. और इसके परव्यू में आता है कि हम डाइवर्स पर्सपेक्टिव जो हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को भी हम थोड़ा सा रिकग्नाइज करें इन द पावरफुल विद इन द पावरफुल डिस्कोर्स ऑफ फेमिनिज्म. ये एक बेसिक आइडिया इसका रहेगा. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो एक सिंपल अगर बेसिक डेफिनेशन सोचे फेमिनिज्म की, वो क्या है? इट इज़ एन एडवोकेसी ऑफ विमेन्स राइट्स. महिलाओं के अधिकारों की तरफ एडवोकेसी की गई. मतलब एक उससे पहले सिर्फ पुरुष सत्तात्मक एक सोच और विचार जो है दुनिया चलाने वाले पुरुष ही समझे गए. तो उनके अधिकारों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था कि महिलाओं को अलग से भी कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए. तो एडवोकेसी आप सब समझते हैं कि हम सब उनको समर्थन किया गया कि महिलाओं के अधिकारों को भी एक पहचान मिलनी चाहिए. परस्यूट ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल रेल्म्स. जहाँ जहाँ फेमिनिज्म की बेसिक डेफिनेशन की बात होती है वहाँ ये तीन एरियाज पर ही बात होती है कि राजनीतिक, आपके आर्थिक और जो सोशल सामाजिक एरियाज में महिलाओं की भागीदारी, उनके अधिकार, उनकी पहचान, उनकी प्रेजेंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. तो इस इक्वालिटी की तरफ बात की गई. ऑल्सो एक बेसिक डेफिनेशन ये भी है कि किसी भी तरह के जो बायसेस हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है जेंडर के आधार पर, कि कोई भी जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, महिला या पुरुष. अभी तो हम सिर्फ दो ही जेंडर्स की बात कर रहे हैं, बट नाउ आगे हम बात करेंगे इसमें कि अभी इंटरसेक्शनल है, बहुत सारे अलग जेंडर्स की भी बात होती है विद द इशू ऑफ फेमिनिज्म. तो एक ये है कि हम के बायसेस से ऊपर उठे. शुरुआती डेफिनेशन यही मानी गई कि एक तो इक्वालिटी की बात की गई, महिलाओं के अधिकारों की तरफ एडवोकेसी की बात की गई, उनका समर्थन किया जाए, उनकी पहचान मिले, और किसी भी तरह के बायसेस जेंडर के आधार पर ना हो कि कोई सिर्फ महिला है इसलिए उनको कुछ भेदभाव का सामना करना पड़े. या पॉइंट भी यही है कि स्ट्राइविंग टू एड्रेस एंड एलिमिनेट, एड्रेस भी किया जाए और एलिमिनेट भी किया जाए, ख़त्म भी किया जाए किसको, किस तरह के बायसेस को जो जेंडर पर आधारित थे, जो भेदभाव जेंडर पर आधारित थे, उनको हम इसमें बेसिक आइडिया था कि उसको ख़त्म किया जाए. अब ये शब्द फेमिनिज्म कहाँ से आया? लेट्स टॉक फ्रॉम द बिगिनिंग. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फेमिनिज्म वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये क्रेडिट किया जाता है फ्रेंच थियोरिस्ट्स एंड फिलोसफर्स को. तो ये फ्रांस से कहीं आया. तो इट अपीयर्ड इन फ्रांस इन 19th सेंचुरी. उन्हीं को क्रेडिट इसका दिया जाता है. चार्ल्स फोरियर करके एक फ्रेंच फिलोसफर थे जिन्होंने इस शब्द का सबसे पहले यूज़ किया था, और उन्होंने इसको फ्रेंच में फेमिनिज्मे करके कहा था. उसके बाद इसका यूज़ हुआ 1871 में. फ्रांस में कोई मेडिकल टेक्स्ट पब्लिश हुआ जिसमें ये कहा गया कि टू डिस्क्राइब सेसेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल पेशेंट. जो वहाँ मेल पेशेंट्स थे, मेडिकल किसी एक मेडिकल हिस्ट्री की या कहीं ऐसे बात हो रही थी, उनकी सेक्सुअल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होना बंद हो जाता था, इस तरह की कोई बीमारी उनको थी. तो उस सेसेशन को नाम देने के लिए इस शब्द का पहली बार मेडिकल टेक्स्ट में फॉर्मली यूज़ किया गया, और इसको कहा गया कि दे वर सफरिंग फ्रॉम, दीज पेशेंट्स वर सफरिंग फ्रॉम फेमिनाइजेशन ऑफ देयर बॉडीज़, कि उनके मेल ऑर्गन जो हैं वो डेवलप होना बंद हो जाते हैं. तो ये फेमिनाइजेशन करके इसको नाम दिया गया. तो ये पहले यूजेस हैं इस शब्द के. उसके बाद अलेक्जेंडर ड्यूमस का आपने नाम सुना होगा. 3 मस्कीटियर्स करके उन्होंने काफ़ी फेमस किताब लिखी है. फ्रेंच राइटर हैं, प्ले राइट हैं, प्लेज और नॉवल लिखे उन्होंने इस शब्द का यूज़ किया. 1872 में एक पैम्फलेट छपा था उसमें, और वो पैम्फलेट था एडल्ट्री के सब्जेक्ट पर, व्यभिचार के सब्जेक्ट पर, जिसमें उन्होंने महिलाओं के बारे में बात की कि महिलाएं आजकल बड़ा ही
मैस्कुलिन वे में बिहेव कर रही हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में उन्होंने फेमिनिज्म शब्द का यूज़ किया। अब बात आती है कि लिटरल यूज़ कब हुआ पहली बार। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने 1894 को उस साल को माना है कि फर्स्ट यूज़ ऑफ फेमिनिस्ट, एंड 1895 में फेमिनिज्म पहली बार यूज़ किया गया, इस डिक्शनरी में आया। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी काफ़ी फेमस डिक्शनरी है दुनिया की, उसमें भी 1895 में फेमिनिज्म का शब्द पहली बार यूज़ में, और उनमें डिफाइन ऐसे किया गया है कि इट इज़ अ थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3 रेल्म की बात की गई, पॉलिटिकल एरियाज़ में, सोशल एरियाज़ में सामाजिक भागीदारिता, और इकोनॉमिक रेल्म्स में। हालांकि इकोनॉमिक रेल्म्स में हम बहुत पीछे हैं, आज भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, वील टॉक अबाउट दिस। एंड ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट, ये भी एक उसकी डेफिनेशन थी कि फेमिनिज्म है क्या, एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है। महिलाओं ने मिलकर पहली बार ऑर्गेनाइज होकर एक आवाज़ उठाई कि हमारे अधिकार और हमारे ये जो भागीदारिता है, रिप्रेजेंटेशन है, इसको इक्वालिटी की तरफ हम लेकर जाएं, हमें भी मिलना चाहिए। तो ये डिक्शनरी में पहली बार जब ये यूजेज आए, तो अब शुरुआत कैसे हुई फेमिनिज्म की, ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना कहाँ से शुरू हुई कि हमें ये अधिकार चाहिए, या ऐसा कुछ है, या कुछ गलत हो रहा है। तो इसकी शुरुआत हम बिल्कुल पीछे से चले जाएं अगर, तो इसकी शुरुआत होती है एज ऑफ इनलाइटनमेंट। एज ऑफ इनलाइटनमेंट 17वीं शताब्दी के आखिर से लेकर 18वीं शताब्दी के आखिरी तक का, एंड ऑफ 17th सेंचुरी टू एंड ऑफ 18th सेंचुरी के बीच के पीरियड को माना जाता है। ये एक यूरोप में हुई इंटेलेक्चुअल, कल्चरल और एक तरह की पॉलिटिकल रिवाइवलिज्म था, जिसको एज ऑफ इनलाइटनमेंट क्यों कहा गया, ज्ञान, एनलाइटनमेंट कि बौद्धिक ज्ञान हुआ कुछ। उसमें ये साइंस, लॉजिक, रीज़न, इन पर जोर दिया गया। बहुत सारे थ्योरिस्ट नए नए थ्योरीज लिख रहे थे, काफ़ी सारे साइंटिफिक इनोवेशन और डिस्कवरीज हो रही थी। जैसे कि आगे लिखा है कि न्यूटन ने गैलीलियो की उसकी जो डिस्कवरीज थी उनको सिंथेसाइज करना शुरू किया। न्यूटन जो कि इंग्लिश पॉलीमैथ थे, साइंटिस्ट, उन्होंने उस समय में डिस्कवरीज की, उन्होंने जो अर्थ की मूवमेंट और इसको लेकर गैलीलियो ने जो डिस्कवरीज की थी उनको वो सिंथेसाइज कर रहे थे। तो दिस वाज द एज व्हेन साइंस, रीज़न, लॉजिक एंड इंडिविजुअल राइट्स, इट वाज गेनिंग मोमेंटम इन द पब्लिक स्फीयर। पहली बार कि लॉजिक के बेस पर, साइंस के बेस पर आधारित तरक्की मतलब होने लगी थी दुनिया में। तो उसको एज ऑफ एनलाइटनमेंट का नाम दिया गया। ये यूरोप से शुरू हुआ था, तो 17th सेंचुरी के एंड से 18th सेंचुरी के एंड तक। और उसमें एक ये बात उठी कि इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए, हमें हर बात पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए, हमें अथॉरिटी को चैलेंज करना चाहिए, जो हमें रूल कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। जैसे फ्रांस में उससे पहले मोनार्की थी, राजा का शासन होता था, तो उस पर क्वेश्चन करने की बात आने लगी कि वी शुड नॉट एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज़, वी शुड चैलेंज द अथॉरिटीज़, वी शुड क्वेश्चन, बिकॉज हम सबके इंडिविजुअल राइट्स हैं। तो ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट के कुछ मुख्य भाग थे, क्योंकि रीज़न, लॉजिक, साइंस सबके साथ मिलकर उन्होंने ये सोचना शुरू किया। उसके बाद डिस्कवरीज और साइंटिफिक इन्वेंशन जो थे, उन्होंने प्राइमेसी ऑफ रीज़न को इस्टेब्लिश किया कि दिमाग इंसान का है और रीज़न है, तर्क शक्ति है, हमें बुद्धि है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ रीज़न, इंटेलेक्ट, एंड इट एक्चुअली काउंटेड विमेन इंटेलेक्चुअली डेफिसिट। अब महिलावाद की बात कहाँ से आई, ये सारे जो रेल्म थे उसमें पुरुषों का ही आधिपत्य रहा एक तरह से, क्योंकि जितने भी ये थ्योरिस्ट थे या साइंटिस्ट थे सब पुरुष थे, और इससे बल्कि पुरुष सत्तावाद को बढ़ावा मिला, क्योंकि लॉजिक, रीज़न, ये जो सारे रेल्म्स हो रहे थे इसमें पुरुषों का ही बोलबाला रहा। तो उन्होंने एक नेचुरली मान लिया कि विमेन जो है ना इंटेलेक्चुअली डेफिसिट होती हैं, उनके पास बौद्धिक शक्ति या क्षमता नहीं होती है, कम होती है, ऐसा उनका एक मानना था सटल तरीके से। कुछ ने तो ये माना, मतलब कुछ ने कहा भी। तो अभी एक मैं कोट करूँगी जॉन लॉक को। तो इसके जो मेजर थ्योरीज थे, जैसे जॉन लॉक, रूसो, वोल्टायर, और फ्रांस में डिकार्टेस, उन्होंने ये भी कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। आपने अगर फ्रेज सुना हो, कॉजिटो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मेरा एग्जिस्टेंस इसलिए है क्योंकि मेरे में सोचने की शक्ति है। दैट इज़ वाई एज ऑफ इनलाइटनमेंट, क्योंकि हम लॉजिक, तर्क और इन सबको बढ़ावा, मतलब पहचान दे रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये हम इसलिए हैं क्योंकि हम सोच सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये सोचा गया कि महिलाओं में वो शक्ति नहीं है, सोचने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता नहीं है। तो ये जो हमारा, अच्छा, उसके बाद एक नेचुरल राइट्स डॉक्ट्रीन, मेल थ्योरिस्ट थे सारे, और एक नेचुरल राइट्स डॉक्ट्रीन था। नेचुरल राइट्स डॉक्ट्रीन एक पॉलिटिकल थ्योरी है। ये पॉलिटिकल थ्योरी ये मानती है कि हाँ, इंसान को
मनुष्य को जो है बाय बर्थ, बाय नेचर कुछ अधिकार दिए गए हैं। वो क्या है? जीने का अधिकार, लिबर्टी का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार, ऐसे कुछ 2-3 राइट्स उन्होंने माने कि दीज आर नेचुरल टू अस, दे आर ग्रांटेड टू अस बाय नेचर। तो जैसे हमें जीने का अधिकार है, तो ये नेचुरल राइट्स डॉक्ट्रिन जो है ना, ये आया सामने, लेकिन और यही अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन का आधार बना। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, आई होप यू रिमेंबर, 1776 में अमेरिका को कॉलोनी से आज़ादी मिली, एज ए कॉलोनी था वो ब्रिटेन की, वो 13 स्टेट्स आके एक उन्होंने बना लिया। साथ ही साथ फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रही थी, तो इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के सिद्धांतों पे हो रही थी। और फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ये वो डॉक्यूमेंट है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ख़त्म होने पे सामने आया और जिसमें कहा गया कि उनको राइट्स मिलने चाहिए। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सब जगह ये बातें हो रही थी, यूरोप में रेनेसा आ गया, रिवाइवलिज्म हो गया, लॉजिक सब कुछ हो गया, लेकिन महिलाओं को इससे दूर रखा गया। फिर भी मेल जो थ्योरिस्ट थे या जो रेवोल्यूशनरीज थे, दे कन्वीनियंटली केप्ट women out of this. They did not extend these ideals of liberty, fraternity and equality to women. They were wary of that. ऐसा करने से वो हिचकिचाते थे क्योंकि समाज का एक ढांचा बना हुआ था। Women had limited scope. They had defined roles. समाज के ढांचे में उनके रोल और स्कोप लिमिटेड था। उनकी घर में रहना, केयर वर्क करना, नर्चर करना, these were the jobs expected of them. उनको लगा कि अगर ये हम महिलाओं तक एक्सटेंड करेंगे तो समाज का ढांचा जो है वो अव्यवस्थित हो जाएगा। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन में इतने बड़े आइडियल्स की बात की गई, अमेरिकन इंडिपेंडेंस में बहुत बड़े आइडियल्स की बात की गई, लिबर्टी ये शब्द बड़ा ही क्रूशल है, सब जगह ये बात की गई, लेकिन महिलाओं तक ये एक्सटेंड नहीं किया गया। सो आप शुरुआत अगर माने तो ये बिगनिंग मान सकते हैं हम कि ये जो चेतना है, ये जो कॉन्शियसनेस है, फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस, ये कहाँ से आई? इसकी शुरुआत उनमें हो गई। ये बीज जो है वहाँ पर बो दिए गए कि हमने इंडिविजुअल राइट्स की बात तो की कि मनुष्य के कुछ अपने अधिकार होने चाहिए, लेकिन वो अधिकार महिलाओं तक नहीं पहुंचाए गए थे। ठीक है, सो इंडिविजुअल राइट्स बट नॉट एक्सटेंडेड टू। सो वेन एवर यू टॉक अबाउट फेमिनिज्म, यू हैव टू गो बैक टू एज ऑफ एनलाइटनमेंट, नेचुरल राइट्स डॉक्ट्रिन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन इंडिपेंडेंस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। ठीक है, क्लियर है? अब आगे चलते हैं। यहाँ मैं जॉन लॉक को कोट करूँगी। तो मेल थ्योरिस्ट जो थे ना, वो जॉन लॉक की एक थ्योरी थी, उसको कोट करते थे और बड़ा इजीली दे यूज्ड टू गेट अवे विद द फैक्ट दैट ये रीज़न है, इसलिए महिलाओं को ये एक्सटेंड नहीं करना चाहते। क्या कहा उन्होंने? विमेन लैक इन रीज़न एंड रैशनैलिटी। रीज़न मतलब तर्क, रैशनैलिटी मतलब लॉजिक, है ना, समझते हैं आप ये? वो इसमें ना लैक करती हैं, नेचुरली उनमें नहीं होता। आज भी हम कह रहे थे ना, औरतों को गाड़ी चलानी नहीं आती, उनका तो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, तो ये सब बात करेंगे हम। तो ये वहाँ से शुरू हुआ कि ये नेचुरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टेटस ऑफ फ्री एंड इक्वल इंडिविजुअल्स बिकॉज एंड दैट्स वाई दे आर अनफिट टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ। वो पब्लिक लाइफ में इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि नेचर ने उनको लॉजिक और इंटेलेक्चुअल जो है कैपेसिटी नहीं दी है। जॉन लॉक ने ऐसा कहा, तो ये उसी की बात को कोट करते थे और दे वर नॉट एक्सटेंडेड टू वेमेन, उनको उससे अलग रखा गया। उसके बाद मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट एक उससे पहले मैं ये फ्रेंच 2 एक्टिविस्ट के नाम लेना चाहूँगी। जो थर्ड पॉइंट है, ओलंपे डी गोजेस एंड थ्योरीन डी मर्कोए, दीज वर फ्रेंच एक्टिविस्ट। पहली ये 2 फ्रेंच एक्टिविस्ट थी जिन्होंने ये एक्टिविज़म चलाया कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियल्स थे, वो जो राइट्स थे जो दिए गए, वो आप महिलाओं को भी दें, वो महिलाओं तक एक्सटेंड होने चाहिए। दीज वर द 2 नेम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स और उनके जो अचीव्ड गोल्स थे वो महिलाओं तक भी आने चाहिए। ये इन 2 महिला एक्टिविस्ट ने किया। सो दीज आर द 2 नेम्स। दे वर फाइटिंग फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द राइट्स एज प्रॉमिस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू वुमेन ऑल्सो, विच वर नॉट गिवन टू वुमेन टिल देन। उनको दिए नहीं गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये मिलने चाहिए। J.S. मिल एक राइटर रहे, सब उन्होंने किताब लिखी 1869 में, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। उसमें उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को की बात की, इक्वालिटी की बात की। और उसके बाद मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट का एक किताब है, पहले आई थी हालांकि, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। मैंने इसीलिए क्रोनोलॉजी में लिखा था, पर मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ जोड़ना चाह रही थी, इसलिए मैंने आपको 2 नाम पहले बताया। मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट की जो किताब है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, इट केम आउट इन 1792। शी इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फेमिनिस्ट बिकॉज इन दैट बुक शी जस्टिफाइड, शी पुट अ केस फॉरवर्ड फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन। विंडिकेशन क्या होता है? मतलब हमें भी राइट्स चाहिए। वी आर जस्टिफाइंग दैट वुमेन ऑल्सो नीड
their own rights. So she is considered to be the first feminist in the world. उसके बाद हुआ क्या कि फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में, जब ये जो दो फ्रेंच लेडीज़ हैं, एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने इसको एक्टिविज़म को आगे बढ़ाया और J.S. मिल की किताब आई। उसके बाद पेरिस में पहली दुनिया की वर्ल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, विमेन कॉन्फ्रेंस। उसमें फेमिनिज़म को जो है एक शब्द को यूज़ किया गया और रेगुलरली यूज़ किया गया फॉर बिलीफ इन एडवोकेसी इन एंड एडवोकेसी फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन। उसमें पहली बार एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट हुआ जिसमें उन्होंने एडवोकेसी की बात की कि इसको हम समर्थन करें। एडवोकेट पता है ना क्या करते हैं, किसी का केस लड़ते हैं ना एडवोकेट उसके, तो एडवोकेसी फॉर द राइट ऑफ वुमेन मीन्स वी आर एडवोकेटिंग, हम उनका केस फाइट करें, वी फाइट फॉर दैट कॉज। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका में सेनेका फॉल्स करके एक जगह है, न्यूयॉर्क के पास है, न्यूयॉर्क में ही आता है, वो एक छोटा विलेज टाइप का है। वहाँ एक डेक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट एंड रेजोल्यूशन हुआ 1848 में। तो उधर फ्रांस में वो चल रहा था, इधर अमेरिका में ये चल रहा था। तो अमेरिका में ये डिक्लेरेशन हुआ, तो ये कहा जाता है कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट। फ्रांस में वो पेरिस कॉन्फ्रेंस और अमेरिका में सेनेका फॉल्स कॉन्फ्रेंस, ये दो जो एक्टिविटीज़ हैं इनको पहली ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट माना जाता है फेमिनिज़म की। ठीक है, तो इनकी ये डेट्स हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि बेसिकली क्या था कि इनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। औरतें यूरोप में, अमेरिका में वोटिंग नहीं करने जाती थी, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे। वोट्स जब हम करते ना इलेक्शन गवर्नमेंट चुनने के लिए, तो वहाँ उनको, महिलाओं को वो राइट नहीं दिए गए थे। तो इन सब के बाद क्या हुआ कि यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन में 1919 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। इंग्लैंड में महिलाओं को राइट टू वोट मिला 1918 में और अमेरिका में 1920 में, आफ्टर सम अमेंडमेंट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। सोचो, कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये कहा गया था कि मतलब जो पुरुष हैं वो वोटिंग करते हैं और महिलाओं को ये राइट्स दिए ही नहीं गए थे। बट आफ्टर दीज ऑर्गेनाइज मूवमेंट सम अमेंडमेंट्स वर मेड। सो फर्स्टली हमने देखा कि ये नेचुरल राइट्स की बात कहाँ से आई कि हमारे भी राइट है, कॉन्शियसनेस कहाँ से डेवलप हुआ, वो अमेरिकन और फ्रेंच इंडिपेंडेंस और रेवोल्यूशन एंड गोइंग बैक एज ऑफ एनलाइटनमेंट 17th एंड 18th सेंचुरी, एंड देन ये धीरे धीरे करके मूवमेंट कैसे आगे बढ़ा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बेसिक फ्रेमवर्क था शुरुआत का। उसके बाद फेमिनिज्म जो है ना वो कई फेजेस में आया है, मतलब उसके कुछ वेव्स हैं, उसके कुछ फेज आए जिसमें अलग अलग डिमांड्स उठी। मतलब हर बार कुछ अलग इश्यूज़ पर फिर एक रिवाइवलिज्म आ जाता था। तो ये सब हुआ, एक बेसिक फ्रेमवर्क हमने देखा। फर्स्ट वेव ऑफ, इसमें 3 वेव्स इसकी मेन मानी जाती हैं कि फेमिनिज्म के 3 वेव्स आए। पहली एक लहर उठी, फिर एक दूसरी लहर उठी, फिर एक तीसरी लहर उठी और उसमें हर बार कुछ ना कुछ ऐड हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ। तो फर्स्ट वेव में क्या हुआ था, यहाँ से शुरू होती है फर्स्ट वेव। तो फर्स्ट वेव जो थी वो बेसिकली लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में था। 1848 से 1920 तक के पीरियड को फर्स्ट वेव माना जाता है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या था, सफरेज एंड लीगल राइट्स। जो डिमांड्स थी वो क्या थी कि सफरेज क्या होता है, वोटिंग राइट्स, एंड लीगल राइट्स। तो ये बातें फर्स्ट वेव के जो मेन जो इश्यूज थे, मेजर जो मुद्दे थे वो ये थे। एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रांस में पेरिस कॉन्फ्रेंस और अमेरिका में सेनेका फॉल्स, ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेनेका फॉल्स जो है, इस जगह पे जो हुआ था डिक्लेरेशन, वो 2 मूवमेंट जो हैं पहली ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स मानी जाती हैं फेमिनिज्म की। और ये फर्स्ट वेव का पार्ट है क्योंकि तब शुरू ही हुई थी, तो फर्स्ट वेव इसी को माना गया है। और उनके मेजर इश्यूज़ क्या थे, सफरेज एंड लीगल राइट्स। एलिजाबेथ केडी स्टैंटन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सबसे पहला ये जो सेनेका फॉल्स कॉन्फ्रेंस थी, इसकी लीड फिगर और फेस वही थी, एलिजाबेथ केडी स्टैंटन। बहुत बहुत पॉपुलर नाम है फर्स्ट वेव का। लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात करते थे। दे वांटेड टू ओपन अप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, कि हम बाहर जाएं, घर से बाहर निकले, काम करें, हमें पैसा मिले, वेजेस। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लास सीलिंग? विमेन वर कंपार्टमेंटलाइज्ड, उनके रोल्स डिफाइंड थे कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो काम नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा वी नीड मोर वर्क अदर देन द केयर वर्क एंड नर्चरिंग वर्क जो हमें हमारे लिए फिक्स कर दिया गया है। और प्रोफेशनलिज्म में भी ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग का क्या मतलब है कि टिल अ सर्टेन पॉइंट दे कुड प्रोग्रेस, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट उनके लिए वो ग्लास सीलिंग आ जाती है आगे,
उससे ऊपर वो नहीं जा सकती, जैसे लीडरशिप रोल्स में या टॉप मैनेजरियल पोजीशन में। तो ये लोग बात करते थे कि हमें वो ब्रेक करना है ग्लास सीलिंग। ये काफ़ी फेमस टर्म है फेमिनिज्म से जुड़ा हुआ, आप इसके बारे में और पढ़िएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात क्या थी इसकी कि ये बड़ी एलीट मूवमेंट थी, फर्स्ट वेव। इट डिड नॉट रीच आउट टू द ग्रास रूट, सब तक नहीं पहुंच पाई। एलीट का मतलब क्या है, सिर्फ उच्च वर्गीय महिलाओं तक ये सीमित रह गई, लोअर रंग को इसने नहीं छुआ। स्पेशली विमेन, अमेरिका में ब्लैक और कलर्ड लोग थे जैसे, उन तक ये बिल्कुल नहीं पहुंच पाई। इट ओनली केटर टू द एलीट क्लास, ये उन्हीं के द्वारा शुरू की गई और उन्हीं के इंटरेस्ट को इसने प्रोटेक्ट किया। ओनली वाइट वुमेन गेन पॉलिटिकल राइट्स, जो हमने भी बात की ना कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गया और उनको वोटिंग राइट मिले, वो सिर्फ वाइट महिलाओं को मिले, ब्लैक्स को अभी तक कोई राइट नहीं मिले। उनके लिए अलग से मूवमेंट किया गया जब अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हुआ। सिविल राइट्स के लिए उन्होंने, उनके यहाँ वियतनाम वॉर चल रही थी, अमेरिका वॉज एट वॉर विद वियतनाम, तो वियतनाम वॉर को अपोज करने के लिए लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट चलाई कि हमें ये ख़त्म करना चाहिए और विद इन अमेरिका भी हमें अपने ब्लैक जो सभी अमेरिकन को इक्वल राइट्स देने चाहिए। तब जाके ब्लैक जो महिलाएं थी, कलर्ड महिलाएं, उनको वोटिंग राइट्स मिले। उस समय तक, अभी तक सिर्फ वाइट्स तक ही लिमिटेड था। ठीक है, क्लियर है अभी तक आपको ये टाइमलाइन कोई? अच्छा, फिर हम आते हैं सेकेंड वेव पर। सेकेंड वेव 1960 से 80s के बीच में मानी जाती है। बेटी फ्रीडन एक बड़ी फेमस राइटर है, उन्होंने किताब लिखी द फेमिनिन मिस्टीक। और एक राइटर और हैं जिनका नाम आगे आएगा थोड़ा, सिमोन डी बुवा, फ्रेंच राइटर थी, उनकी किताब आई द सेकंड सेक्स। ये दो किताबें सेकंड वेव का मेजर थ्रस्ट है, सेंटर है बेसिकली। सेकंड वेव स्टैंड्स ऑन दीज टू बुक्स, ये इपॉक किताबें हैं, इपॉक वर्क है इस वेव का। तो बेटी फ्रीडन ने फेमिनिस्ट मिस्टिक में क्या कहा कि औरतें जो है ना अपनी बॉडी को लेकर और अपने जो रोल्स हैं, रोल ऑफ अ मदर, वाइफ, उसको बड़ा ग्लोरीफाई करती हैं और हम उसमें बड़े खुश रहते हैं कि हमें तो यही रोल के लिए भेजा गया है महिलाओं को, कि हम मदर बन के अच्छा काम करें, बच्चों को संभालें और एक अच्छी वाइफ बने। हम इसको ग्लोरीफाई करते हैं, इसी में खुश रहते हैं। और हमारी बॉडी जो है ना वो शोषण होता है हमारा, किस लिए कि महिलाओं की बॉडी को सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। दिस वॉज द आइडिया ऑफ द फेमिनिन मिस्टीक बाय बेटी फ्रीडन, उन्होंने ये लिखा।